लास्ट टॉपिक आई थिंक हरियाणा में महात्मा गांधी पढ़ा था, पूरा हो गया था। हमने पढ़ा था जो महात्मा गांधी है ना उनके बारे में हरियाणा में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। हरियाणा में उनसे बारे में आएगा कि महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी हरियाणा में कहाँ से हुई थी? पलवल से हुई थी। 10 अप्रैल 1919 को हुई थी। 30 जुलाई 1919 की महात्मा गांधी हिसार से गिरफ्तार किए गए थे, ठीक है। और 22 दिसंबर 1920 को, ठीक है, सॉरी 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी आए थे अंबाला कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए और अंग्रेजों के खिलाफ शैतान शब्द का प्रयोग किया। 1921 में रोहतक आए थे, गौकर्ण के तालाब के पास स्पीच दिया और 1921 में ही कहाँ आए थे? अंबाला आए थे और कहा मेरे द्वारा किया गया ये अंतिम भ्रमण है, उम्मीद करता हूं मैं यहाँ पर दोबारा आऊंगा। और 1921 के बाद जब भारत आजाद हो गया, यानी 1920 से 22 तक हरियाणा में कौन सा आंदोलन चला था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के पक्ष में कौन सा लीडर नहीं था? सर छोटू राम। कौन पक्ष में नहीं थे? सर छोटू राम। और असहयोग आंदोलन को हरियाणा में क्या कहा गया? गांधी की आंधी कहा गया। और जब भारत आजाद हो गया ना, तो महात्मा गांधी 2 दिसंबर 1947 को रोहतक आए थे। 9 दिसंबर 1947 को पानीपत और मेवात आए थे। मेवात में उन्होंने सत्यमेव पूरम का नारा, सत्यमेव जयते का नारा दिया था। और यासीन मेव ने उनको मेवात में इनवाइट किया, इसीलिए उनको कहाँ का गांधी कहा जाता है? मेवात का गांधी। और हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन को कहा जाता है। आज बेटा मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में, जैसे महात्मा गांधी से क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे ही हरियाणा में सर छोटू राम का योगदान, ठीक है, हेडिंग डाल लो। हरियाणा में प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में किसका योगदान पढ़ेंगे? सर छोटू राम। अभी रिसेंट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि किसने मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगवाया था? ठीक है, सर छोटू राम ने ना मोरों के शिकार पर क्या लगवाया था? प्रतिबंध। और जो बंधुआ मजदूर है ना, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं होटलों में, बंधुआ मजदूरी पर भी रोक किसने लगाई थी? सर छोटू राम ने लगाई थी। जैसे जो मजदूर है ना कि डेली 8 घंटे काम करेंगे, सप्ताह में 1 दिन की उनकी छुट्टी होगी, और जैसे संडे को छुट्टी होगी, ये सारा का सारा किसने करवाया था? सर छोटू राम ने करवाया। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सर छोटू राम। सबसे पहला बेटा इनका जन्म पूछा जाता है 24 नवंबर 1881। रट लेना, सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था। लिख लो, सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को, सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को कहां पर हुआ था बेटा? गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था। कब हुआ था? 24 नवंबर 1881। अब है ना, वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम बदलकर सर छोटू राम नगर कर दिया गया। लिख लो, वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम बदलकर सर छोटू राम नगर कर दिया गया। लिख लो, वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम बदलकर सर छोटू राम नगर कर दिया गया। लिख लो, वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया बेटा? सर छोटू राम नगर कर दिया गया। किसका नाम है? गढ़ी सांपला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। और सर छोटू राम की ना एक 64 फुट, कितने फीट की? 64 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। और ये 64 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई थी राम सुतार ने। हाँ, वेरी गुड। कहां से रहेंगे ये? महाराष्ट्र से रहेंगे। लिख लो, सर छोटू राम की 64 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, कहां पर किया था? गढ़ी सांपला।
और वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम क्या रहेगा? सर छोटू राम नगर। तो सर छोटू राम नगर में ना इनकी कितने फीट ऊंची प्रतिमा बनी है बेटा? 64 फुट ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया है? उद्घाटन किया। किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। और ये प्रतिमा किसने बनाई है बेटा? राम सुतार। राम सुतार का संबंध कहां से रहेगा? महाराष्ट्र से राम सुतार जी का संबंध रहेगा। 64 फुट ऊंची प्रतिमा, नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया था। ठीक है, अब बात आती है सर छोटू राम है ना, पेपर में आता है इनके पिता का नाम क्या था? सुखीराम। ठीक है, इनके खुद का नाम था। ठीक है, लिख लो इनके पिता का नाम क्या होता था? सुखीराम होता था। लिख लो सर छोटू राम के पिता का नाम क्या होता था? सुखीराम होता था। ठीक है, और सर छोटू राम के बचपन का नाम भी आ गया बेटा, रिचपाल। लिख लो सर छोटू राम के बचपन का नाम क्या होता था? रिचपाल होता था। लिख लो सर छोटू राम के बचपन का नाम क्या होता था? रिचपाल होता था। और पिता का नाम क्या था? सुखीराम था। पिता का नाम क्या था? सुखीराम था। और सुखीराम है ना एक गरीब किसान थे। इनके पिता क्या थे बेटा? एक गरीब किसान थे। और ऐसे गरीब किसान थे जो किस से डूबे हुए थे बेटा? कर्जे से डूबे हुए थे। ठीक है, ऐसे मतलब गरीब किसान थे जिन पर साहूकारों का क्या होता था? कर्जा होता था। ठीक है, तो वो है ना अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं दिला सके, तो इनकी ना प्राइमरी जो एजुकेशन है ना, ठीक है, वो हुई थी झज्जर से। ठीक है, इनकी प्राइमरी एजुकेशन कहां से हुई थी बेटा? झज्जर से हुई थी। लिख लो इनकी प्रारंभिक शिक्षा, सर छोटू राम की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी? झज्जर से हुई थी। लिख लो सर छोटू राम की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी? झज्जर से थी। और ये घर में क्या होते थे बेटा? सबसे छोटे होते थे। ठीक है, तो इन्हीं का नाम क्या पड़ गया? छोटू राम पड़ गया। ठीक है, घर में क्या होते थे? सबसे छोटे होते थे। तो इनका एडमिशन करवाने के लिए ना, ठीक है, मतलब पापा कर्जे में डूबे हुए थे, तो इनके पापा नहीं जा पाए, तो इनके पड़ोसी इनका एडमिशन करवाने गए। और जब इनसे पूछा नाम क्या है, तो घर में इनको क्या बुलाते थे? सबसे छोटे थे, छोटू बुलाते थे ना। तो पड़ोसी को इनका नाम का पता नहीं था, पड़ोसी ने नाम लिखवा दिया छोटू राम। और किसी को नहीं पता था कि ये छोटू राम इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा। ठीक है, तो इनका ना नाम तो था रिचपाल, लेकिन स्कूल में जब नाम लिखवाने गए ना, तो पड़ोसी ने बोला इनका नाम क्या है? उन्हें को लगा कि इन्हें छोटू बोलते हैं तो इनका नाम क्या होगा? छोटू राम। तो पड़ोसी ने नाम क्या लिखवा दिया? छोटू राम लिखवा दिया। और ये छोटू राम ने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन इनकी कहां से हुई थी? झज्जर से हुई थी। बचपन में ही क्या थे? गरीबी इन्होंने देखी हुई थी। और इन्होंने देखा हुआ था किस प्रकार साहूकार है ना, वो किसानों पर क्या करते हैं? शोषण करते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने कहते हैं जो आपकी +2 की परीक्षा पास की थी ना, ठीक है, वो आपके पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है दिल्ली से। ठीक है, हाँ, सेंट स्टीफन कॉलेज में तो बाद गए थे। ठीक है, क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है, क्रिश्चियन स्कूल से +2 की शिक्षा कहां से की थी? क्रिश्चियन स्कूल से। और ग्रेजुएशन कहां से की थी इन्होंने? सेंट स्टीफन कॉलेज। और सेंट स्टीफन कॉलेज कहां का रहेगा? दिल्ली का रहेगा। लिख लो इन्होंने स्नातक की या ग्रेजुएशन की पढ़ाई कहां से पूरी की थी? तो इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई तो की थी, मतलब +2 की थी क्रिश्चियन स्कूल से। और बीए की पढ़ाई इन्होंने कहां से की थी? ये क्वेश्चन आ गया है, इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कहां से पूरी की थी? सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। कहां से की थी बेटा ग्रेजुएशन उन्होंने? ये लिख लो, डबल अंडरलाइन करके आ चुका है, सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली। इन्होंने ग्रेजुएशन कहां से पूरी की थी? सेंट स्टीफन कॉलेज। बेटा कहां पर है सेंट स्टीफन कॉलेज? नई दिल्ली में रहेगा। सेंट स्टीफन कॉलेज कहां पर रहेगा? नई दिल्ली। यहां से इन्होंने किसकी पढ़ाई की थी? ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। अब है ना, इनका सपना था बेटा क्या बनने का? एडवोकेट या वकील बनने का इनका, यानी इनका सपना किसका होता था? वकालत करने का इनका क्या होता था? सपना।
अब वकालत के इनके पास क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो इनकी भेंट हो जाती है, लिख लो, सेठ छज्जूराम से। हाँ, इनकी भेंट किससे हो जाती है बेटा, सेठ छज्जूराम से। लिख लो, सर छोटूराम के पास इनका सपना था क्या करने का, वकालत करने का, लेकिन इनके पास वकालत के क्या नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे, तो इनकी भेंट किससे हो जाती है, सेठ छज्जूराम से हो जाती है। और सेठ छज्जूराम है ना, कौन से सेठ थे बेटा, दानवीर सेठ थे। तो इनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा है ना किसने उठाया था, सेठ छज्जूराम ने। और सेठ छज्जूराम ने ना इनके लिए एक घर भी बनवा कर दिया जिसका नाम था प्रेम निवास। और प्रेम निवास कहाँ पर है, रोहतक में है। लिख लो, सेठ छज्जूराम ने सर छोटूराम के लिए एक घर बनवा कर दिया। सेठ छज्जूराम ने सर छोटूराम के लिए क्या बनवा कर दिया था बेटा, एक घर बनवा कर दिया था। और उस घर का नाम क्या होता था, प्रेम निवास होता था। इनकी वकालत का खर्चा कौन उठाएंगे बेटा, सेठ छज्जूराम इनकी किसका खर्चा उठाएंगे, वकालत की खर्चा उठाएंगे। इनके वकालत का खर्चा कौन उठाएंगे, सेठ छज्जूराम इनकी वकालत का क्या उठाएंगे, खर्चा उठाएंगे। इन्हें कौन सा सेठ कहा जाता था, दानवीर सेठ कहा जाता था। कौन सा सेठ कहा जाता था इनको, दानवीर सेठ कहा जाता था। अब क्या है बेटा, इन्होंने ना जब ये क्रिश्चियन स्कूल दिल्ली में थे ना, तो इन्होंने छात्रावास में पहली क्या कर दी थी, हड़ताल कर दी थी। लिख लो, जब ये किसको मतलब कहां पर थे, क्रिश्चियन स्कूल में थे ना, तो इन्होंने मतलब छात्रावास में क्या कर दी बेटा, पहली हड़ताल की। और लिख लो, इन्होंने छात्रावास में पहली हड़ताल सर छोटूराम ने कब की, जब वो किस कॉलेज में थे बेटा, क्रिश्चियन कॉलेज में थे। लिख लो, जब वो क्रिश्चियन कॉलेज दिल्ली में थे तो उन्होंने क्या कर दी थी, पहली हड़ताल कर दी थी। लिख लो, जब वो क्रिश्चियन कॉलेज दिल्ली में थे तो इन्होंने क्या कर दी थी, पहली हड़ताल कर दी थी। ठीक है, मतलब स्कूल के खिलाफ है ना, बच्चों को सही से सुविधा नहीं मिल पा रही थी ना, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दी थी, हड़ताल कर दी थी। किस स्कूल में हड़ताल की थी, क्रिश्चियन स्कूल दिल्ली में इन्होंने क्या कर दी थी, अंग्रेज मतलब जो वहां की सोसाइटी थी ना उसके खिलाफ क्या कर दी थी, इन्होंने हड़ताल कर दी थी। याद हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब क्या था, 1905 में ना जब इनकी क्या हो जाती है बेटा, ग्रेजुएशन हो जाती है ना 1905 में, तब है ना इन्हें कहते हैं, इन्होंने ना एक राजा के पास है ना निजी सचिव के रूप में क्या किया था, काम किया था। लिख लो, 1905 में जब इनकी ग्रेजुएशन हो गई तो इन्होंने एक राजा के यहाँ, लिख लो, राजा के यहाँ काम किया था। 1905 में लिख लो, जब इनकी ग्रेजुएशन हो गई तो इन्होंने किसके पास किया था, राजा का नाम रामपाल सिंह था। लिख लो, राजा का नाम क्या होता था बेटा, रामपाल सिंह होता था। राजा का नाम क्या होता था, रामपाल सिंह होता था। ठीक है, 1905 में जब इनकी ग्रेजुएशन हो गई तो किस राजा के पास काम किया, रामपाल सिंह के पास है काम किया। लिख लो, निजी सचिव के रूप में काम किया। किस राजा के पास निजी सचिव के रूप में काम किया बेटा, राजा रामपाल के साथ निजी सचिव के रूप में ये क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। कब काम कर रहे थे, 1905। और 1905 में इनकी क्या हो गई थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो राजा के पास क्या कर रहे थे, ये काम कर रहे थे। फिर इन्होंने लिख लो लॉ की पढ़ाई, LLB जिसे बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से की थी, आगरा से की थी। लिख लो, इन्होंने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी, आगरा। ऑप्शन में लाहौर भी होगा, लाहौर के ब्रैकेट में डाल लेना, लाहौर से लॉ की पढ़ाई की थी लाला लाजपत राय ने। लिख लो लाहौर से, क्योंकि ऑप्शन में बच्चे लाहौर करते हैं। लाहौर से लाला लाजपत राय ने वकालत की थी। लाहौर से पूछे ना तो किसने वकालत की थी बेटा, लाला लाजपत राय, जिन्हें क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी। ठीक है, तो लाला जी ने वकालत की थी कहां से, लाहौर से। और सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई कहां से की थी,
आगरा से की थी। कहां से की थी? आगरा से। और इनकी वकालत पूरी हुई थी 1911 में। लिख लो, इनकी वकालत कब पूरी हुई थी? 1911 में इनकी वकालत क्या हो गई थी? पूरी हो गई थी। इन्होंने अपनी लॉ कहां से की थी बेटा? आगरा से की थी। ग्रेजुएशन कहां से की थी? सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से। +2 कहां से की थी? क्रिश्चियन स्कूल दिल्ली। प्राइमरी एजुकेशन कहां से ली थी? मिडिल स्कूल था जिसका नाम झज्जर से इन्होंने क्या की थी? अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली, प्राइमरी झज्जर से। और ग्रेजुएशन सेंट स्टीफन कॉलेज से, +2 क्रिश्चियन कॉलेज से, और लॉ की पढ़ाई आगरा से की थी। किसने की थी? सर छोटूराम। सर छोटूराम ने एक कहा, उनकी कहावत फेमस है, ए भोले किसान, ए भोले किसान मेरी दो बात मान, एक बोलना सीख, दूसरा दुश्मन को पहचान। ठीक है, लिख लो। सर छोटूराम की ये बात बहुत फेमस हुई थी, ए भोले किसान मेरी दो बात मान, एक बोलना सीख और दूसरा दुश्मन को पहचान। लिख लो। सर छोटूराम ने कहा था, ए भोले किसान मेरी दो बात मान। लिख लो, ए भोले किसान मेरी दो बात मान। लिख लो, ए भोले किसान मेरी दो बात मान, एक बोलना सीख और दूसरा दुश्मन को पहचान। ए भोले किसान मेरी दो बात मान, एक बोलना सीख और दूसरा किसको पहचान? दुश्मन को पहचान। किसने बोली थी ये बात? है सर छोटूराम ने बोली थी। इन्होंने वकालत की पढ़ाई कहां से पूरी की थी? और वकालत का खर्चा किसने उठाया? सेठ छज्जूराम। सेठ छज्जूराम को कौन सा सेठ कहते हैं? दानवीर सेठ। इनके लिए कौन सा घर बनवा कर दिया? प्रेम निवास। कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। ठीक है, अब इन्होंने वकालत शुरू कर दी 1912 में। ठीक है, पढ़ाई पूरी कब हो गई? और अगले साल इन्होंने ना, ठीक है, वकालत करना यानी एज ए वकील काम करना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। ठीक है, अब 1913 में ना इन्होंने एक जाट हाई स्कूल का गठन किया था। 1913 में कौन सा स्कूल बनाया था बेटा? जाट हाई स्कूल रोहतक में। लिख लो, 1913 में इन्होंने कौन सा स्कूल बनाया था? जाट हाई स्कूल। ठीक है, 1900 कब बनाया था? 1913 में एक स्कूल का गठन किया था जिसका नाम रहेगा जाट हाई स्कूल। जाट हाई स्कूल का गठन कब किया था? 1913 में। कहां पर किया था बेटा? रोहतक में किया था। कौन सा स्कूल बनाया था? जाट हाई स्कूल का इन्होंने क्या किया था? गठन किया। 1916 में ना इनका एक समाचार पत्र आया था, समाचार पत्र, जिसका नाम क्या होता था? जाट गजट। पेपर में इसकी भाषा पूछी गई थी उर्दू। एक बार आया था। ये कौन सा समाचार पत्र था? साप्ताहिक था। लिख लो, 1916 में इनका एक साप्ताहिक समाचार पत्र आया था जिसका नाम क्या होता था? जाट गजट। कौन सा नाम होता था बेटा? साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम क्या होता था? जाट गजट। और पेपर में पूछा गया था जाट गजट की भाषा कौन सी होती थी? उर्दू होती थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, जाट गजट की भाषा कौन सी होती थी? उर्दू होती थी। जाट गजट की भाषा कौन सी होती थी? उर्दू होती थी। जाट गजट की भाषा कौन सी होती थी बेटा? उर्दू होती थी। जाट गजट की भाषा कौन सी होती थी? उर्दू होती थी। एक इन्होंने ना 1907 में ना, ठीक है, एक हिंदुस्तान समाचार पत्र भी इनका था। हिंदुस्तान। कौन सा समाचार पत्र था बेटा? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान भी समाचार पत्र भी किसका था? हिंदुस्तान। ये भी समाचार पत्र किसका था? और ये अंग्रेजी भाषा का था। ठीक है, क्योंकि बच्चों का जाट गजट रटा होता है, हिंदुस्तान आ सकता है। 1907 में इन्होंने किस समाचार पत्र में काम किया था? हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान समाचार पत्र किस भाषा का होता था? अंग्रेजी का होता था। क्योंकि 1905 में जब ये ना
राजा के पास काम कर रहे थे ना, तो इसी समाचार पत्र से मतलब इन्होंने प्रॉपर रूप से काम करना कब शुरू किया? 1907 में, ठीक है। और जब ये राजा के किस राजा के सह सचिव के निजी सचिव के रूप में काम कर रहे थे? रामपाल के पास काम कर रहे थे। तो 1907 में समाचार पत्र कौन सा आया इनका? हिंदुस्तान। ये किस भाषा का था? और 1900 जो आपका 16 में कौन सा आया? जाट गजट। ये किस भाषा का था? उर्दू भाषा का था। क्या था? उर्दू भाषा का। और इसे ना इसमें इन उर्दू भाषा वाले में इनके लेख भी काफी वायरल हुए थे। इन्होंने लेख लिखे थे। एक लेख का नाम होता था पाकिस्तान। क्या होता था बेटा? पाकिस्तान जाट नौजवानों के लिए नुस्खे, ठीक है। जाट नौजवानों के लिए इनके प्रमुख लेख लिख लो। सर छोटू राम के प्रमुख लेख कौन कौन से थे? सर छोटू राम के प्रमुख लेख कौन कौन से थे? एक बार पूछा गया था ठगी के बाजार की सैर, 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 ठीक है। ठगी के बाजार की सैर। इनके जाट गजट में कौन कौन से लेख छपते थे बेटा? पाकिस्तान, जाट नौजवानों के लिए नुस्खे, ठगी के बाजार की सैर, ठीक है। ठगी, बेचारा नौजवान, बेचारा नौजवान, ये इनके क्या होते थे? प्रमुख लेख होते थे। इनके प्रमुख लेख पूछे तो कौन से होते थे बेटा? पाकिस्तान, ठगी के बाजार की सैर, जाट नौजवानों के लिए नुस्खे और बेचारा नौजवान। ये इनके क्या होते थे? प्रमुख लेख। लेकिन आज तक है ना इनका बस केवल प्रमुख समाचार पत्र ही पूछा गया, जिसका नाम क्या था? जाट गजट। लेकिन एक अगर पूछे ना जाट समाचार, जाट समाचार पत्र, ये बाबू कन्हैयालाल का होता था। किसका होता था? बाबू कन्हैयालाल का होता था। और जाट गजट किसका होता था? सर छोटू राम। जाट लिख लो, जाट समाचार पत्र होता था बाबू कन्हैयालाल का होता था। लिख लो, जाट समाचार पत्र बाबू कन्हैयालाल का होता था। और जाट गजट किसका होता था? सर छोटू राम का। किस भाषा में होता था? क्या मंथली होता था? क्या साप्ताहिक? साप्ताहिक वो होता है जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित हो। दैनिक वो होता है जो डेली, जैसे आप पढ़ते हो दैनिक भास्कर, जो डेली प्रकाशित होता है वो होता है दैनिक। और महीने में एक बार हो वो मासिक, ठीक है। साल में एक बार हो वो वार्षिक, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इनका कौन सा समाचार पत्र था? साप्ताहिक समाचार पत्र होता था, ठीक है। अब क्या हुआ? रोहतक में ना कांग्रेस कमेटी का 1916 में गठन किया गया। 1916 में लिख लो, रोहतक में कांग्रेस कमेटी का क्या किया गया? गठन। और इस कमेटी के ना प्रधान किसे बना दिया गया? रोहतक का सर छोटू राम को बना दिया गया। लिख लो, रोहतक में 1916 में किस कमेटी का गठन किया गया था? कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। और इस कमेटी के प्रधान या प्रेसिडेंट के रूप में अध्यक्ष किसे बना दिया गया बेटा? सर छोटू राम को इस कमेटी का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष। किस कमेटी का गठन अध्यक्ष बनाया गया? कांग्रेस कमेटी। अब देखो, आप कहोगे कि सर छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। बेटा, यूनियनिस्ट पार्टी बनाने से पहले सर छोटू राम किस पार्टी में थे? कांग्रेस पार्टी में थे। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, कौन सा विश्व युद्ध बेटा? प्रथम विश्व युद्ध। कब से कब तक है? तो इन्होंने भी ना सैनिक भर्ती का, लिख लो, समर्थन किया था। इन्होंने भी सैनिक भर्ती का क्या किया था? और 22,144 सैनिक ये कहां से भर्ती हुए थे? अकेले रोहतक से भर्ती हुए थे। किसके कारण भर्ती हुए थे? सर छोटू राम के कारण। लिख लो, सर छोटू राम ने सैनिक भर्ती का क्या किया था? समर्थन किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक समर्थन किसने किया था बेटा? महात्मा गांधी ने।
विरोध किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। सर छोटू राम ने इस भर्ती का क्या किया था? समर्थन किया था। और लगभग 22,144 सैनिक है ना, अकेले कहां से भर्ती हुए थे? रोहतक से। किसके कारण भर्ती हुए थे वो? सर छोटू राम ने इस भर्ती का क्या किया था? समर्थन किया था। अब क्या होता है कि महात्मा गांधी ने ना अगस्त 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? असहयोग आंदोलन। कब शुरू हुआ है असहयोग आंदोलन? ये देखो, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 हुआ। इस भर्ती का समर्थन किसने किया था? सर छोटू राम। रोहतक से कितने सैनिक भर्ती करवाए? 22,144 से मतलब ये कहां से भर्ती करवाए थे? रोहतक से भर्ती करवाए थे। ठीक है। अब जब प्रथम ये जो असहयोग आंदोलन चला ना, कब चला था? वैसे ये आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। इस आंदोलन के पक्ष में कौन नहीं थे? सर छोटू राम इस आंदोलन के किसके पक्ष में नहीं थे? पक्ष में नहीं थे। और इन्होंने कौन सी पार्टी छोड़ दी? कांग्रेस से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। लिख लो, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जब महात्मा गांधी ने, लिख लो, असहयोग आंदोलन चलाया, तो उस असहयोग आंदोलन के पक्ष में कौन नहीं थे? सर छोटू राम नहीं थे। असहयोग आंदोलन के पक्ष में कौन नहीं थे बेटा? सर छोटू राम उस असहयोग आंदोलन के किस में नहीं थे? पक्ष में नहीं थे। किस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? असहयोग आंदोलन के पक्ष में कौन सा लीडर नहीं था बेटा? सर छोटू राम। किस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? या गांधी की आंधी के बीच में कौन खड़ा हो गया था? सर छोटू राम। गांधी की आंधी किसको कहा गया? असहयोग आंदोलन को। इसके बीच में कौन आए थे? सर छोटू राम आए थे। अब इन्होंने ना 1923 में एक अलग पार्टी बना दी, यूनियनिस्ट पार्टी। लिख लो, यूनियनिस्ट पार्टी। पेपर में कम से कम 10 बार आ गया। यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। लिख लो, यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। लिख लो, यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। किस पार्टी का गठन हुआ था बेटा 1923 में? यूनियनिस्ट पार्टी। गठनकर्ता कौन होते थे? सर छोटू राम होते थे। और एक मुसलमान के साथ मिलकर, फजली हुसैन। किसके साथ मिलकर पार्टी बनाई थी बेटा? फजली हुसैन के साथ मिलकर पार्टी बनाई थी। लिख लो, यूनियनिस्ट पार्टी का गठन इन्होंने किसके साथ मिलकर किया था? फजली हुसैन के साथ मिलकर। लिख लो, इन्होंने फजली हुसैन के साथ मिलकर किस पार्टी का गठन किया था? बता दो। यूनियनिस्ट पार्टी। कब बनाई थी? 1923 में। किस मुसलमान के साथ मिलकर? फजली हुसैन के साथ मिलकर। तभी है ना बाद में एक बात उठेगी, किस पार्टी को मुस्लिम लीग में शामिल कर लिया जाए। लेकिन बाद में सर छोटू राम ने कहा कि मैं मुस्लिम लीग में कभी नहीं जाऊंगा। और बाद में यूनियनिस्ट पार्टी का बाद में विलय दोबारा किस में हो जाएगा? बहुत बाद की बात है, कांग्रेस में दोबारा विलय हो जाएगा। लेकिन यूनियनिस्ट पार्टी कब बनी थी? 1923 में बनी थी। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। अगले साल है ना 1924 में इस पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए जमींदारा लीग की स्थापना हुई थी। लिख लो, सर छोटू राम ने, ये भी क्वेश्चन आ गया, डबल अंडरलाइन करके लिख लेना। 1924 में किस लीग की स्थापना हुई थी बेटा? जमींदारा लीग की स्थापना हुई थी। 1924 में सर छोटू राम ने किस लीग की स्थापना की थी? जमींदारा लीग। जमींदारा लीग कब बना था? 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना हुई। 1923 में किस पार्टी का गठन हुआ था? यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किसके साथ मिलकर हुआ था? फजली हुसैन के साथ मिलकर। 1924 में कौन सा लीग बना बेटा? जमींदारा लीग। और 1927 में ना इनको एक उपाधि मिली थी 1927 में राय बहादुर की। कौन सी उपाधि मिली थी बेटा? अंग्रेज सरकार ने, लिख लो, इनको 1927 में राय बहादुर की उपाधि दी थी। अंग्रेज सरकार ने सर छोटू राम को
27 में कौन सी उपाधि दी थी बेटा? राय बहादुर की उपाधि दी थी। लिख लो, अंग्रेज सरकार ने सर छोटूराम को 1927 में कौन सी उपाधि दी थी? राय बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है, और 1937 में इनको सर की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? सर की उपाधि मिली थी। लिख लो, दोनों क्वेश्चन आ गई हैं। 1937 में सर छोटूराम को किसकी उपाधि मिली थी बेटा? सर की उपाधि मिली थी। 1937 में सर छोटूराम को कौन सी उपाधि मिली थी? सर की। और 1927 में राय बहादुर, 1937 में सर। अब क्या हुआ? 1937 में ना चुनाव हुए थे बेटा। क्या हुए थे? 1937 में क्या हुए? चुनाव हुए। और इस चुनाव में ना, वैसे अगर मैं कहूं ना, अगर मैं भारत की बात करूं, एसएससी पूछती है प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए थे। किसके चुनाव हुए थे? 12 सीटों पर हुए, और उन 12 में से 8 सीटें किस पार्टी ने जीती थी? कांग्रेस ने जीती। तो इस चुनाव में ना जो हरियाणा, क्योंकि किसका हिस्सा था? पंजाब। पंजाब में ना किस पार्टी की सरकार बनी थी बेटा? यूनियनिस्ट पार्टी की। किस पार्टी की सरकार बनी थी पंजाब में? यूनियनिस्ट पार्टी की। यानी यूनियनिस्ट पार्टी ने ना किस बड़ी पार्टी को चुनाव हरा दिया? कांग्रेस को चुनाव हरा दिया। ये 175 सीटों पर चुनाव हुआ, इसमें 99 सीटें किस पार्टी ने जीती थी? यूनियनिस्ट पार्टी ने जीती थी। बहुत बड़ी बात है। लिख लो, 1937 में ये आ सकता है। कितनी सीटों पर चुनाव हुआ बेटा? 100। वैसे तो प्रांतीय विधानमंडल की तो 12 सीटों पर चुनाव हुआ। देखो, विधानसभा में सीटें तो अलग होती है ना। विधानसभा में हरियाणा में 90 सीटें हैं। ठीक है, टोटल है ना 12 राज्य, आप कह सकते हो 12 राज्यों में चुनाव हुआ। उसमें 8 राज्यों में कांग्रेस की क्या बनी? सरकार बनी। पंजाब में किसकी सरकार बनी? यूनियनिस्ट पार्टी। कितनी सीटों पर पंजाब में चुनाव हुआ? 175 सीटों पर। 99 सीटें किसने जीती थी? यूनियनिस्ट पार्टी। और यूनियनिस्ट पार्टी ने ये चुनाव लड़ा था सिकंदर हयात के नेतृत्व में। सिकंदर हयात खान। लिख लो, यूनियनिस्ट पार्टी ने ये चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा था? सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में लड़ा था। यूनियनिस्ट पार्टी ने ये चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा था बेटा? सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में। यूनियनिस्ट पार्टी ने यह चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा था? सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में लड़ा था। यूनियनिस्ट पार्टी ने यह चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा था? सिकंदर हयात खान। और जब है ना ये पार्टी जीत गई ना, तो बाद में ना ये राजस्व मंत्री बने थे। सर छोटूराम कौन से मंत्री बने थे बेटा? राजस्व मंत्री बने थे। इस यूनियनिस्ट पार्टी में ना सर छोटूराम, लिख लो, सर छोटूराम कौन से मंत्री बने थे? राजस्व मंत्री बने थे। लिख लो, यूनियनिस्ट पार्टी में सर छोटूराम कौन से मंत्री बने थे बेटा? राजस्व मंत्री बने। और इनकी सैलरी आती थी ना, और उसका 1/3 हिस्सा किस पर खर्च कर देते थे? ये गरीब बच्चों की पढ़ाई पर। इसीलिए इनको किसका मसीहा कहा गया? गरीबों का मसीहा। और मुसलमान इनको बोलते थे रहबरे आजम। मुसलमान इनको क्या बोलते थे बेटा? रहबरे आजम। और हिंदू क्या बोलते थे इनको? गरीबों का मसीहा। ठीक है, लिख लो, सर छोटूराम को क्या कहा जाता है? गरीबों का मसीहा और रहबरे आजम। लिख लो, सर छोटूराम को क्या कहा जाता है? गरीबों का मसीहा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है बेटा? रहबरे आजम। सर छोटूराम को क्या कहा जाता है? गरीबों का मसीहा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? रहबरे आजम। एक तो रहबरे आजम बोलते हैं, एक इनको क्या बोलते हैं? गरीबों का मसीहा। किसको बोलते हैं? सर छोटूराम को रहबरे आजम भी बोलते हैं, और गरीबों का क्या बोलते हैं? मसीहा बोलते हैं। सैलरी का कितना हिस्सा गरीब बच्चों पर पड़ता है? अगर 100 रुपए इनकी सैलरी है ना, तो 33 रुपए से 33 रुपए 33 पैसे, लगभग 33% है ना, किस पर खर्च कर देते थे? गरीब बच्चों की पढ़ाई पर। ठीक है, कितना बड़ा दिल रहा होगा? 33%। ठीक है,
33% बहुत होती है बेटा। मैं भी आपसे कहता हूं कि जब भी आप है ना किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाओ ना, तो भगवान के साथ शेयर 10% का आपका जरूर होना चाहिए। भगवान के साथ शेयर होने का मतलब है कि 10% है ना आपको धार्मिक कामों में भगवान का नाम लेकर गरीबों की आपको सहायता करनी चाहिए। केवल 10% है ना अपनी नेक कमाई का हिस्सा इंसान को डोनेट करना चाहिए। तब उसकी ना कमाई है ना, आप 10% डोनेट करोगे ना 100% कमाई बढ़ जाती है। अच्छे कामों में आपका पैसा लगना जरूरी है। तो कितना हिस्सा डोनेट करते थे? मतलब क्योंकि ये जब ये प्यारे बच्चों आप को पता था इनका खुद का खर्चा किसने उठाया था? सेठ छजूराम ने। इन्होंने गरीबी देखी थी ना, तो एक गरीब ही गरीब का दर्द है समझ सकता है। इन्होंने गरीबी देखी ना, तो कोई भी गरीब बच्चा मिलता ना तो अपनी सैलरी का एक 33% हिस्सा साइड में रख लिया और गरीबों की क्या करते थे? ये मदद करते थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? गरीबों का मसीहा कहा जाता है। किसका मसीहा कहा जाता है? गरीबों का। और जो मुसलमानों की ये रक्षा बच्चों को पढ़ाई पर खर्च करते थे ना, वो इन्हें बोलते थे रहबरे आजम। क्या बोलते थे? रहबरे आजम। अब है ना 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। किस बोर्ड का बेटा? मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। लिख लो। किसानों को फसलों के उचित मूल्य दिलाने के लिए, किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए, लिख लो, किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए, लिख लो, इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। लिख लो। किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए किसका गठन किया? मार्केटिंग बोर्ड। 1938 में ना एक एक्ट आया था, साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938। ये पूछा गया था बेटा। एक आया था गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी, गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट। ये भी 1938 में आया था। कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम, कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम, ये भी 1938 में आया था। कर्जा माफी अधिनियम 1934, कर्जा माफी अधिनियम 1934। व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940। ये कुछ एक्ट इन्होंने पास करवाए थे। सर छोटूराम ने कौन कौन से एक्ट पास करवाए थे? एक तो साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938, गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी 1938, कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938, कर्जा माफी अधिनियम 1934, व्यवसाय श्रमिक वाला 1940। लिख लो, फिर याद कराता हूं। ये किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए किसका गठन किया था? मार्केटिंग बोर्ड का। कब किया था? 1938। 1938 में बेटा 3 अधिनियम है इनके, ठीक है। एक तो किसानों को गिरवी जमीन की मुफ्त वापसी हो गया, ठीक है। और एक कौन सा हो गया? एक है ये आपका साहूकार पंजीकरण एक्ट। साहूकार पंजीकरण एक्ट हो गया, गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट हो गया, कृषि उत्पाद व मंडी अधिनियम। कर्जा माफी वाला लाए थे ये 1934 में, और श्रमिक वाला कब लाए थे? 1940 में लेकर आए थे, व्यवसाय श्रमिक अधिनियम। ये पांचों याद कर लेना, ठीक है। व्यवसायिक श्रमिक अधिनियम 1940, कर्जा माफी अधिनियम 1934, कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938, गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938, साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938, ठीक है। 1938 में किस बोर्ड का गठन किया था? मार्केटिंग बोर्ड। 1938 में ना किसानों की गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट, साहूकार पंजीकरण एक्ट, एक वो मंडी वाला कृषि व मंडी अधिनियम 1938, कर्जा माफी वाला 1934 और व्यवसाय श्रमिक वाला 1940। ये पांचों एक्ट याद कर लेना। पांचों एक्ट से बेटा क्वेश्चन
बनेगा ही बनेगा। याद रह जाएगा ना। 1938 में कौन सा अधिनियम आया था? 3 अधिनियम। साहूकार पंजीकरण एक्ट, गिरवी जमीन मुक्त वापसी एक्ट, कृषि व मंडी अधिनियम, कर्जा अधिनियम 1934, व्यवसाय श्रमिक वाला 1904। 1938 में किस बोर्ड का गठन किया? मार्केटिंग बोर्ड का क्या किया था? गठन। और 1937 में किस पार्टी की सरकार बनी थी? यूनियनिस्ट पार्टी। कितनी सीटों पर चुनाव जीता? कितनी सीटों में से? 175 में से कितनी सीटों पर चुनाव जीत लिया था? 99 सीटों पर चुनाव। और ये सर छुटराम कौन से मंत्री बने थे? राजस्व मंत्री बने। याद रह जाएगा ना। वेरी गुड। अब क्या होता है बेटा, इनको भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता कहा जाता है। लिख लो इनको, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता कहा जाता है। लिख लो इनको, भाखड़ा प्रोजेक्ट एक्ट का जन्मदाता कहा जाता है। लिख लो, सर छोटूराम को भाखड़ा किसका जन्मदाता कहा जाता है? भाखड़ा एक्ट का। लिख लो, भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसको कहा जाता है? सर छोटूराम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? किस डैम का जन्मदाता? भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसको कहा जाता है? सर छोटूराम को कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं भाखड़ा डैम क्या था। भाखड़ा डैम है ना, ये किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर बना हुआ है। और भाखड़ा डैम के लिए जमीन किस राजा से लेनी थी? बिलासपुर के राजा से क्या लेनी थी बेटा? जमीन लेनी थी। और ये ऐसा राजा था जिसने ना, मतलब इनके पास कितने लोग गए थे जमीन लेने के लिए, लेकिन इस राजा ने सभी को जमीन देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ठीक है, तो किस राजा से भाखड़ा डैम के लिए जमीन लेनी थी? बिलासपुर के राजा से जमीन लेनी थी। और इस राजा के पास जमीन लेने के लिए कौन गए बेटा? बहुत से अधिकारी गए, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? सबको मना। तो सर छोटूराम ने कहा कि मैं एक प्रयास करके देखता हूं। तो सभी ने इनका मजाक बनाया, बोला वो राजा किसी को जमीन नहीं देता। सर छोटूराम, आपको अगर बेइज्जती करवानी है ना तो आप जाओ। बोला ठीक है। ये कहते हैं कि बेइज्जती है ना, ये चीजें होती है ना, ये सोच पर निर्भर करती है। ठीक है, और हमारी अगर सोच होगी ना बेटा तो इज्जत होगी, और सोच से ही हमारी क्या होती है? बेइज्जती होती है। स्टूडेंट लाइफ में तो कभी बेइज्जती की फिक्र करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इज्जत हम घर पर रख कर आते हैं। ठीक है, बेइज्जती होती है यहाँ पर तो। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में ना इन चीजों पर गौर नहीं करना चाहिए हमें। और जो गौर करेगा ना वो कभी जीवन में पढ़ भी नहीं पाएगा। अगर किसी ने टीचर ने किसी को कुछ बोल दिया ना तो सारी क्लास में उसके दिमाग में वो चलती रहेगी, और बच्चे तेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे इनको किसी को कोई मतलब नहीं है तुझसे, ये तेरा बेम है एक है। ठीक है, किसी को कोई मतलब नहीं। आप कितना अच्छा तैयार होकर आते हैं कोई नोटिस नहीं करता, ये हमारा भ्रम होता है। ठीक है, हम घंटों टाइम लगा देते हैं तैयार होने के लिए, किसी ने नोटिस नहीं करेगा, कोई नोटिस नहीं करेगा आपको। ठीक है, नोटिस करेगा जिससे आपके इमोशन जुड़े हुए। 1% नोटिस कर ले क्लास में, कह नहीं सकता, बाकी कोई नोटिस आपको करने वाला नहीं है। इसीलिए ज्यादा टाइम है ना पढ़ाई पर खर्च किया करो, इन फालतू की चीजों पर। ठीक है, तो ये जितने भी बड़े अल्बर्ट आइंस्टीन देख लो, चेहरा देखना उस इंसान का। ठीक है, कैसा चेहरा था, लेकिन उसमें क्या थी? टैलेंट था। ठीक है, वो अल्बर्ट आइंस्टीन को जब आप जीवनी पढ़ोगे ना अंदर से हिलाकर रख देगी। कितने भी, अब्दुल कलाम देख लो। ठीक है, अब मतलब हम क्या करते हैं, हम है ना अमीर दिखने पर खर्चा करते हैं। अमीर दिखने पर खर्चा मत करो, अमीर बनने पर खर्च करो। ठीक है, अमीर हो तो दिखने की जरूरत नहीं है। आप टाटा बिरला को देख लेना, कभी है ना महंगी घड़ी नहीं डालते वो। ठीक है, आप अंबानी को देख लेना, बड़ी सिंपल सी ऐसी शर्ट डालते हैं जो मार्केट में 500-600 में मिल जाएगी आपको, ऐसी शर्ट डालते हैं वो। ठीक है, वो अमीर दिखने पर खर्च नहीं करते, अमीर बनने पर खर्च करते हैं। और हम मिडिल क्लास लोग हैं, अमीर दिखने पर क्या करते हैं? खर्च करते हैं। अमीर दिखना जरूरी नहीं होता बेटा, अमीर बनना जरूरी होता है। अगर आप सहायता किसी की कब कर पाओगे? जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप सहायता कर पाओगे ना। अदरवाइज कोई भिखारी है आपके सामने खड़ा है, आप उसको खाना नहीं खिला सकते अगर आपके पास पैसे
नहीं होंगे। आप सोचोगे यार इतने पैसे हैं, मैं खुद खाऊं या इसको खिलाऊंगा, ठीक है, तो वो कंडीशन भी लाइफ में आ जाती है, ठीक है। तो अब क्या था, बिलासपुर के राजा के पास गए सर छोटूराम, बोला राजा जी ने जाते ही बोला सर छोटूराम जमीन लेने आया है ना, तो चला जा। बोला कौन पागल जमीन लेने आया है राजा जी, मैं तो हालचाल पूछने आया था, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने आपके बड़े दूर दूर तक चर्चे सुने थे कि कोई ऐसा राजा है, ठीक है, तो मैं सोचा उस राजा से मतलब हाल चाल पूछाता हूं। तो राजा ने बोला ठीक है, इतना कहते ही बोला ठीक है राजा जी मैं चलता हूं। तो राजा जी ने पूछा यार कोई इतनी दूर से तेरा एक हाल चाल पूछने के लिए आया है। बोला सर छोटूराम बैठो चाय पी कर जाओ। फिर इनके लिए चाय पकौड़े मंगवा लिए जाते हैं, फिर ये चर्चा शुरू करते हैं। बोला राजा जी आपका नाम और रुतबा है ना यहाँ तक नहीं है, पूरे हरियाणा पंजाब इसकी कीर्ति पूरे भारत में फैली हुई है, और ये है ना आप जमीन मत दो, जमीन तो मैं लूंगा ही नहीं आपसे, आप दोगे तो भी नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन ये सोचो आपका ये चर्चा आज इतना है, अगर आप इस डेम के लिए जमीन दे देते तो सदियों तक आपका नाम है अमर हो जाएगा, लेकिन मुझे जमीन नहीं चाहिए आपसे, मैं लूंगा नहीं, बार बार कह रहे थे मेरे को जमीन नहीं चाहिए। तो राजा पर यार इफेक्ट हो गया, बोला ये जमीन लेना ही नहीं चाहता, अब तो जमीन इसको पक्का दूंगा मैं, ठीक है। तो राजा ने बोला कागज लाओ छोटूराम मैं साइन कर। बोला राजा जी जमीन नहीं चाहिए, मैं तो बता रहा था आपको, आपके चर्चे आज इतने हैं तो फ्यूचर में पता नहीं कितने हो जाएंगे। तो सर छोटूराम के सामने उस राजा ने उस पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया और इनको जमीन दे दी। जो इंसान जमीन नहीं देना चाहता था उससे जमीन ले आई। तो तभी कहता हूं बेटा किसी से कोई चीज हमें मांगनी है ना, डायरेक्ट जाते ही चीज मांग लोगे 99% वहां से ना मिलेगी, ठीक है। ये इतना ही कहने आए, बोला राजा जी मैं आपसे मिलने आया था, हाल चाल आप ठीक हो, आपके परिवार वाले ठीक है, इतना कहते बोला राजा जी मैं चलता हूं। तब उसके दिमाग में आया यार इतनी दूर से हाल चाल पूछने आया, चाय पिलाते हैं। तब है ना बात की शुरुआत है ना हमेशा घुमाकर करनी चाहिए और मुद्दे पर लास्ट में पहुंचना चाहिए। ये चीज हमें किससे सीखनी चाहिए, सर छोटूराम से सीखनी चाहिए, ठीक है। अब कोई किसी के घर चला जाए, बोला मेरे को आपकी लड़की से शादी करनी है, ठीक है, जाते ही सर्विस हो जाएगी वहां पर, ठीक है, वो पूछेंगे ही नहीं भाई क्या करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, तो कोई माहौल बनाया जाता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। चले मत जाना मेरे कहने से, आजकल हर कोई बिलासपुर का राजा नहीं है और हर कोई छोटूराम नहीं है, ठीक है। तो भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता कौन था, सर छोटूराम थे। इन्होंने लिख लो मोरों के शिकार पर क्या लगवाया था, प्रतिबंध लगवाया था, लिख लो इन्होंने मोरों के शिकार पर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगवाया था। इन्होंने मोरों के शिकार पर क्या लगवाया था, प्रतिबंध लगवाया था। इन्होंने मोरों के शिकार पर क्या लगवा दिया था, प्रतिबंध लगवा दिया था। मोरों के शिकार पर प्रतिबंध, इन्हें जमींदारों का मसीहा भी कहा जाता है, जमींदारों का मसीहा भी कहा जाता है, लिख लो इन्हें रहबरे आजम, जमींदारों का मसीहा भी किसको कहते हैं, सर छोटूराम को। किसका मसीहा कहते हैं बेटा, जमींदारों का मसीहा भी कहते हैं। 9 जनवरी 1945 कब की बात थी, 9 जनवरी 1945 को इनका देहांत हो जाता है लाहौर में, लिख लो 9 जनवरी 1945 को, 9 जनवरी 1945 को सर छोटूराम का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। और सर छोटूराम की मृत्यु कहां पर हुई थी बेटा, लाहौर में हुई थी, लिख लो सर छोटूराम की मृत्यु कहां पर हुई थी, लाहौर में हुई थी। कब हुई थी, 9 जनवरी 1945, लिख लो सर छोटूराम की मृत्यु लाहौर में। तारीख पूछी जाती है बेटा, जन्म 24 नवंबर 1881 को और मृत्यु कब हुई थी, 9 जनवरी 1945 को। कहां पर हुई थी, लाहौर में हुई थी, ठीक है। एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन बता देता हूं, सर छोटूराम का जन्म कब हुआ, 24 नवंबर 1881। पिता का नाम क्या था, सुखी राम। बचपन का नाम क्या था, रिचपाल। घर में क्या थे, छोटे, तो इनको क्या बुलाया जाने लगा, छोटू बुलाया जाने लगा। इनका ला की पढ़ाई का खर्चा किसने उठाया था, सेठ
छज्जू राम। कौन सा सेठ कहलाते हैं? दानवीर। प्रारंभिक से शिक्षा कहाँ से ली थी? झज्जर से। और जो आपकी +2 की कहाँ से की थी? क्रिश्चियन कॉलेज। पहली बार हड़ताल भी किस कॉलेज में की थी? क्रिश्चियन कॉलेज में क्या की थी इन्होंने? हड़ताल की थी। और ग्रेजुएशन कहाँ से की थी? सेंट स्टीफन कॉलेज। कहाँ का था ये? नई दिल्ली का कॉलेज था। इसमें अंग्रेजों के बच्चे भी पढ़ा करते थे, ठीक है। और 1905 में इनकी ग्रेजुएशन पूरी होती है। फिर ये राजा कोस किस राज पास है? रामपाल जी के पास है, सचिव के रूप में काम करते हैं। और 1907 में कौन सा समाचार पत्र निकाला? हिंदुस्तान। कौन सी भाषा का बेटा? अंग्रेजी भाषा का। 1911 में वकालत इनकी पूरी हो जाती है। LLB कहाँ से की थी? आगरा से की। और वकालत शुरू कब कर दी इन्होंने? मतलब वकालत शुरू कब कर दी? 1912। 1913 में किस स्कूल का गठन किया? जाट हाई स्कूल। 1913 कहाँ पर किया? रोहतक में। 1916 में कौन सा समाचार पत्र? जाट गजट। किस भाषा में? उर्दू। कौन सा समाचार पत्र? और 1916 में कांग्रेस कमेटी के क्या बन गई है? अध्यक्ष बन गए। 1920 में कौन सी पार्टी छोड़ दी? कांग्रेस। 1923 में कौन सी पार्टी बनाई? यूनियनिस्ट पार्टी। किसके साथ मिलकर? फजली हुसैन के साथ मिलकर। 1924 में कौन सा लीग? जमींदारा लीग। 1927 में कौन सी उपाधि? राय बहादुर की। 1937 में किसकी? सर की। और 1927 में राय बहादुर की। और 1900 बोर्ड का गठन कब किया? 1938 में किस बोर्ड का गठन? मार्केटिंग बोर्ड का। 1938 में ही वो जब पंजीकरण एक्ट आया। कौन सा? साहूकार पंजीकरण एक्ट। 1938 में मुफ्त जो गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी। और मंडी वाला भी कब आया था? 1934 में कौन सा? कर्जा और श्रमिक व्यवसाय वाला 1940। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का क्या कहा गया? जन्मदाता। मोर के शिकार पर क्या लगाया? प्रतिबंध। 9 जनवरी 1945 को क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। ये मेन फैक्ट है जहां से क्या बनेंगे? आपके क्वेश्चन बनेंगे बस। हाँ, मुरथल सोनीपत में सर छोटू राम यूनिवर्सिटी जब हम पढ़ रहे थे ना 1987 में, लिख लो इनके नाम से। सर डी करस्ट बोलते हैं उस यूनिवर्सिटी को, डी करस्ट। दीन बंधु छोटू राम के नाम से, ठीक है। साइंस एंड हरियाणा की पहली साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी? मुरथल सोनीपत में। लिख लो सर छोटू राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। सर छोटू राम साइंस एंड दीन बंधु सर छोटू राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इनके नाम से कहां पर रहेगी? मुरथल सोनी। इनकी 65 फुट ऊंची प्रतिमा किसने बनाई थी? 64 फुट ऊंची। किसने बनाई थी? कहां से थे? महाराष्ट्र। और गढ़ी सांपला का नाम क्या रहेगा? सर छोटू राम नगर रहेगा। गढ़ी सांपला का नया नाम क्या रहेगा बेटा? सर छोटू राम नगर। किसका नया नाम रहेगा? गढ़ी सांपला का नया नाम क्या रहेगा? सर छोटू राम नगर। किसका नया नाम है? सर छोटू राम नगर। गढ़ी सांपला का नया नाम क्या रहेगा बेटा? सर छोटू राम नगर रहेगा। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया आज वाला टॉपिक? सर छोटू राम के एक वो फेमस है ना, वो याद करना। ए भोले किसान मेरी 2 बात मान, एक बोलना सीख और एक दुश्मन को पहचान। ये कहते थे किसान को बोलना नहीं आता, अपनी बात रखना किसान को नहीं आता। तो सर छोटू राम जैसे लीडर है ना, इतिहास में कभी कभी पैदा होते हैं। तो ऐसे लीडर को हमें सैल्यूट करना चाहिए। और आज हम है ना, मतलब जिस लेवल पर है ना, हम किसकी वजह से है? इन महान इतिहासकारों की वजह से, इन महान निर्माताओं की वजह से ही आज हमें इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो सर छोटू राम का आजादी में, अगर मैं कहूं किसानों की आजादी में, जमींदारों की आजादी में बहुत बड़ा क्या था?
योगदान था। ठीक है, आज वाला समझ आ गया क्या? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, और सभी का परसों जो प्रोग्राम था उसको सफल बनाने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।